नमस्कार मित्रों, आरडी आईएसपीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करते हैं। संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक छोटा सा अंग है जो कि यह दर्शाता है कि संविधान किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया था। वहीं प्रस्तावना से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होता है कि संविधान का स्वरूप क्या है, संविधान को बनाने की शक्ति किसमें थी, संविधान शक्ति कहां से प्राप्त करता है, आदि बातें इस संविधान की प्रस्तावना में निहित है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यदि किसी नाम से बोला जाए कि अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है तो अनुच्छेद 32 होगा। यदि नाम न लिया जाए किसी व्यक्ति विशेष का और पूछा जाए प्रश्न आपसे कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आप सीधे रूप से कह देंगे संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ही संविधान की आत्मा है। संविधान कैसा होगा, संविधान का स्वरूप कैसा होगा, उसके उद्देश्य कैसे होंगे, राज्य का स्वरूप कैसा होगा, राज्य कैसे कार्य करेगा, व्यक्तियों को क्या अधिकार प्राप्त होंगे, क्या उनके मूल कर्तव्य होंगे, यह सब बातें संविधान की प्रस्तावना में निहित है। आइए संविधान की प्रस्तावना से संबंधित थोड़ी सी तथ्य भी आपको बताते हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 13 दिसंबर का समय है 1946। इस दिन जवाहरलाल नेहरू महोदय द्वारा संविधान सभा की जो बैठक हो रही थी उसमें उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर का समय है और 1946 JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। और जब संविधान बन के तैयार हुआ, कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। तो यही उद्देशिका प्रस्ताव की जो बातें हैं उसे एक रूप देकर प्रस्तावना बनाई गई और इस प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका प्रस्ताव से ही यह आपका प्रियम्बल निकला है। उद्देशिका प्रस्ताव में यही बातें थी कि हमारा संविधान कैसा होगा, हमारे संविधान में लोगों को क्या अधिकार प्राप्त होंगे, संविधान का स्वरूप क्या होगा, संविधान में राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, है ना, हमारे देश की जो स्वरूप है वह कैसा होगा। इस सब बातें संविधान के उद्देशिका प्रस्ताव में थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो जाता है और संविधान की प्रस्तावना में ही यही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पहली लाइन है, हम भारत के लोग डैश 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 डैश, अंत की लाइन जो है, आज इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत, आत्मार्पित, ये सब बातें इसमें लास्ट लाइन में लिखी हुई हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं, जबकि संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने की डेट ये है, जबकि संविधान बन के तैयार ये इस तिथि को हुआ था। तो इसमें तीन मूल बातें हैं। संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत संविधान की प्रस्तावना में ही बता दिया गया है कि संविधान का स्रोत क्या है। हम भारत के लोग, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। भारत के लोग आज इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं। मतलब संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। संविधान भारत में सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिशाली संविधान है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति संविधान से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, प्रधानमंत्री संविधान से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, संसद संविधान से शक्ति प्राप्त कर रही है। संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भी आ गए इसमें, है ना, संसद के अंग है। वहीं राज्य सरकारें संविधान से शक्ति प्राप्त कर रही हैं। आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन, इसमें पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में, नगर प्रशासन के बारे में बात की गई है। ये स्थानीय जो शासन है यह भी संविधान से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। अन्य जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, अधिवक्ता हो गए, है ना, वित्त आयोग हो गया, SC ST लोगों के बारे में विशेष प्रावधान, विभिन्न राज्यों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में विभिन्न प्रावधान जो दिए गए हैं उनसे जो वो सब संविधान में लिखे हुए हैं। मतलब शक्तियां संविधान दे रहा है। और संविधान की शक्ति का मतलब संविधान का बाप कौन? भारत की जनता, भारत के लोग। इसीलिए तो कहा जाता है भारत के लोग सबसे बड़े हैं। लेकिन लोग किसको मानते हैं? नेताओं को बड़ा मानते हैं, है ना। अपने आप को जानिए, हम सबसे बड़े हैं क्योंकि हम संविधान के निर्माता हैं, हम लोकतंत्र के निर्माता हैं। भारत में लोकतंत्रात्मक देश है। लोकतंत्र माने जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, प्रशासन चलाते हैं। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हम चुनते हैं। मतलब बनाने वाला बड़ा है कि बनने वाला बड़ा है? बनाने वाला बड़ा है, जनता बना रही है। तो भारत में संविधान की शक्ति का स्रोत
संविधान को जो शक्ति प्राप्त होती है वो भारत की जनता से प्राप्त होती है। संविधान का स्रोत आपका क्या हो गया? भारत की जनता। अब थोड़ा सा विचार देते हैं और स्वरूप के बारे में जानते हैं। संविधान का स्वरूप क्या होगा? प्रस्तावना में ही लिखा है। आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो स्वरूप के बारे में, भारत के संविधान का स्वरूप क्या होगा? सबसे पहले देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आया है शब्द, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु राष्ट्र, इसकी बात समझिएगा। भारत अपने क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र के अधीन अंतर्गत जो निर्णय लेगा वह विदेशी शक्ति या अन्य शक्ति के दबाव में नहीं लेगा, वो अपने स्वयं के निर्णय होंगे। अपना संप्रभु राष्ट्र होने का मतलब यही है, भारत किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी बाहरी शक्ति का दखल वो नहीं लेगा, वो अपने निर्णय को स्वयं लेगा। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जो कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। वहीं दूसरी बात है समाजवादी। यह शब्द भी संविधान की प्रस्तावना में है, समाजवादी। भारत का समाजवाद यूरोप के समाजवाद से भिन्न है। यूरोप का समाजवाद लड़ाई झगड़े वाला समाजवाद समझिए है। उच्च वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में संघर्ष के बाद जो समाजवाद पैदा होता है उसका वो वहां का समाजवाद है। लेकिन भारतीय समाजवाद लिबरल है, गांधीवादी समाजवाद है, नेहरूवादी समाजवाद है, जिसमें समाज में समानता की बात की जाती है, जो गरीब लोगों के आर्थिक उत्थान की बात, शैक्षणिक आर्थिक विकास की बात की जाती है, लोगों में समानता की बात की जाती है ना। तो ये सब बातें हैं। तो समाजवादी की बात आपने समझ ली। लाइट चली गई थी, अब आते हैं हम, लाइट आ गई है। पंथ निरपेक्षता, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द आया हुआ है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, परंतु भारत सभी धर्मों का समान रूप से व्यवहार करेगा। अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं है कि हिंदू धर्म हो गया या फिर मुस्लिम धर्म भारत का हो गया, नहीं, भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत सभी धर्मों को एक समान रूप से व्यवहार करता है, संरक्षण करता है ना, कानून लगाता है। वहीं धर्म के आधार पर जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको रोकने का भी प्रयास करता है, शांति व्यवस्था करता है। भारत का यह कर्तव्य है। तो धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, जो कि संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है। वही पंथ निरपेक्षता के बाद आता है आपका लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्रात्मक राज्य की मतलब क्या है? वह राज्य जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। जहां जनता का शासन होता है वह लोकतंत्र का है, अर्थात देश में जनता का शासन होता है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। वहीं अगला शब्द आता है स्वरूप में गणतंत्र। गणराज्य, सॉरी, गणतंत्र कहिए या गणराज्य कहिए। गणराज्य, गणतंत्र। गणतंत्र का क्या मतलब है? भारत एक गणतंत्र देश है। इसका यह मतलब है देश का जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है यह, या फिर वास्तविक प्रमुख है, वह वंशानुगत नहीं होता है। वह चुना जाता है प्रत्यक्ष माध्यम से या अप्रत्यक्ष माध्यम से, लेकिन वंशानुगत नहीं होता है, वंश के आधार पर नहीं होता है। जैसे राजा का पुत्र राजा होगा, ये वंशानुगत शासन व्यवस्था कही जाती है। लेकिन भारत में गणतंत्र है। गणतंत्र का सीधा मतलब राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। तो आपने संविधान का स्वरूप देख लिया। अब संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, यह प्रस्तावना में हमको देखने को प्राप्त होता है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सबसे पहले न्याय। न्याय में भी 3 प्रकार के न्याय हैं। राजनीतिक न्याय आपको देखने को मिलेगा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। उल्टा लिख दिया हमने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पढ़िएगा। तो पहला न्याय है, उद्देश्य है। संविधान का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना बताती है कि न्याय प्राप्त कराना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब इस न्याय में राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय में प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, यह उसका राजनीतिक न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, और उस वोट का मूल्य एक है। चाहे प्रधानमंत्री वोट देगा तब भी उसका मूल्य एक होगा, चाहे साधारण व्यक्ति भी वोट देगा, मतदान करेगा, उसका मूल्य भी एक माना जाएगा। मतलब सभी इस रूप में सभी समान है। वहीं आर्थिक न्याय में गरीबी और अमीरी भारत में देखी जाती है। तो गरीबी अमीरी को दूर करने के लिए, समानता लाने के लिए, न्याय करने के लिए आर्थिक न्याय की बात की गई है। और डीपीएसपी में आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं। वहीं सामाजिक न्याय में सामाजिक समानता और समता की बात की गई है। ये सब बातें
आपके न्याय में आ जाती हैं। दूसरा न्याय हो गया। अब आपका क्या है, स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता भी के बारे में बात की गई है। व्यक्ति स्वतंत्र है, बोलने में स्वतंत्र है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में देखिए दे दी गई है, जो कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द दिया गया है। वहीं कार्य करने, नौकरी करने, वृत्ति उपार्जिका करने की स्वतंत्रता हो गई, विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता हो गई, है ना, संस्था बनाने की स्वतंत्रता हो गई, सभा करने की स्वतंत्रता हो गई। तो बहुत सी स्वतंत्रताएं संविधान में दी गई हैं, जो कि मौलिक कर्तव्य में इसका पूरा वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 19 आपका हो गया, अनुच्छेद 21 में भी इसका वर्णन किया गया है। तो स्वतंत्रता व्यापक रूप से संविधान में हर जगह दिया गया है, जो कि स्वतंत्रता शब्द को परिभाषित भी करता है। वहीं स्वतंत्रता के बाद दिया गया है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की एक गरिमा है। उस व्यक्ति को गरिमा के साथ भारत में रहने का अधिकार है। किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने का सरकार का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो गरिमा के साथ व्यक्ति भारत में रहता है। व्यक्ति की गरिमा के लिए अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 व्यक्ति की गरिमा को परिभाषित करता है। आप इसे विस्तार से पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। व्यक्ति की गरिमा के बाद आपका है राष्ट्र की एकता। बहुत व्यापक शब्द है, राष्ट्र की एकता व्यापक शब्द है। एवं अखंडता। जैसे कि आप जानते हैं भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से भारत बना है और इन सब को मिलकर एक भारत का निर्माण हुआ है। एक भारत, अखंड भारत। ये राष्ट्र की एकता को बताता है। वहीं भारत में कहीं बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी संस्कृतियां हैं। इतना सब होने के बाद भी भारत एक है। ये भारत की एकता का प्रतीक है और अखंड है। भारत को तोड़ा नहीं जा सकता। विदेशी आक्रमण करते हैं, भारत अपनी शक्ति से लड़ता है। भारत को तोड़ने का लोग प्रयास करते हैं, विदेशी लोग, कि भारत को तोड़ा जाए, विभिन्न आधारों पर तोड़ा जाए। विदेशी लोगों की मंशा होती है, लेकिन भारत टूटता नहीं है। देश में भी कुछ लोग भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं अपने वचन के द्वारा, अपने कथन के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं। भारत को तोड़ा नहीं जा सकता, अखंड भारत है। तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ये अगली बात है। अगली बात आपकी, अगला पॉइंट बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारा। भारत के सभी लोग आपस में भाई हैं। समय पड़ने पर यही लोग दूसरे की सहायता करते हैं। आप देखते हैं ना, जब बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, तो कुछ लोग आप उठते हैं और लोगों को भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करवाते हैं। तो ये बंधुता, भाईचारा तो है। ये चीज आपको देखने को प्राप्त होगा। वहीं बहुत से चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, गरीब बच्चों का अनाथाश्रय, विधवा लोगों का आश्रम, विधवा आश्रम, ये सब चला रहे हैं। ये भाईचारा को बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो संविधान के प्रस्तावना में आपने देखा कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता। संविधान का स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। वही संविधान का उद्देश्य आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाना, स्वतंत्रता की बात, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, वही बंधुता, ये सब उद्देश्य है संविधान के। तो ये संविधान कैसा होगा, ये प्रस्तावना को पढ़ने से ही पता लग जाता है। तो हमारे प्रस्ताव संपूर्ण संविधान का निचोड़ रखा हुआ है, जो कि आपको देखने को प्राप्त होता है। वही संविधान की प्रस्तावना में पहले यह कहा गया था कि संशोधन नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया था एक केस में कि यह संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में यह निर्णय आया कि प्रस्तावना भी संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें संशोधन करके कुछ बातें समाहित की गई थी। कमेंट करके बताइएगा कौन सी बातें समाहित की गई थी। ये आपका होमवर्क है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।